सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7 का एनसीईआरटी का पाठ 1 पर्यावरण, जो कि भूगोल का होने वाला है। पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण और पाठ का नाम है आपका पर्यावरण। इससे पहले हम एनसीईआरटी आधारित ही टू द पॉइंट नोट्स के रूप में एसएसटी की सारी बुक्स ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है और पॉलिटिकल साइंस आता है। ठीक है, क्लास 6 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। टू द पॉइंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। कहीं भी जहाँ पर जीके का पार्ट आ रहा है या जीएस का पार्ट आ रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसका बेस एनसीईआरटी रहता ही रहता है, उसी को ध्यान में रख करके ये सभी जो सीरीज़ है ये चलाई जा रही हैं। ठीक, ये हुई पहली बात। और दूसरी बात ये है, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में स्पेशली पेपर सेकंड की, और पेपर सेकंड में आपने एसएसटी लिया हुआ है, ठीक है, तो एसएसटी वहाँ पे 60 मार्क्स का आता है, 60 नंबर का, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है और ज्योग्राफी भी आता है। ठीक है, मात्र शायद 15 नंबर के आसपास का पेडागोजी का पार्ट रहता है आपका। ठीक है, बाकी जो नंबर्स रहते हैं वो आपके 45 नंबर लगभग सब्जेक्ट्स के रहते हैं, जो कि टू द पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एकदम रामबाण सीरीज़ ये साबित होने वाली है। टू द पॉइंट फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी तो चर्चा की ही नहीं जाती है, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो उस फील्ड की और से भी ये चीज़ लाभदायक है। ठीक है, जीके जीएस का तो पार्ट है ही, जहाँ भी जीके जीएस का पार्ट आ रहा है वहाँ तो लाभदायक है ही ये सीरीज़। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 का भूगोल। इसी के साथ ही हिस्ट्री का भी प्रारंभ हो जाएगा कुछ समय में, और उसी के साथ ही पॉलिटिकल साइंस का भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम भूगोल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों की हम बात करेंगे। पार्ट 1 पर्यावरण, कक्षा 7, ठीक है, भूगोल। चलिए, यहाँ देखिए चैप्टर स्टार्ट होने पर हमारे सामने ना एक पिक्चर दी गई है, जो कि पर्यावरण के घटकों को लेकर के है, जिसमें से आप समझ सकते हैं ईजिली। देखिए, पर्यावरण के मुख्य रूप से देखिए 3 घटक बताए गए हैं। यहाँ पे कौन कौन से घटक बताए गए हैं देखिए। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम पर्यावरण पे आएंगे, है ना, क्योंकि जो इन्होंने दिया हुआ है उस चीज़ को हम। जी हाँ, ये देखिए इन्होंने 3 घटक बताए हैं। सबसे पहला घटक इन्होंने लिया है प्राकृतिक घटक, ठीक, उसके बाद लिया है मानव निर्मित घटक पर्यावरण के, ठीक, और एक है मानव घटक। ठीक है, प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, जो कि नेचुरली है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। ठीक है, जैसे सजीव जयमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, ठीक है, वायुमंडल हो गया, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है ना, प्राकृतिक रूप से ये विद्यमान है। जल हो गया, जलमंडल हो गया। ठीक है, अब मानव निर्मित वस्तुओं में, ठीक है, इमारतें मानव ने बनाई हैं, पार्क मानव ने, पुल, है ना, सड़क, ठीक है, और उद्योग ये मानव ने ही बनाए हैं, निर्मित किए हैं। स्मारक कोई भी हो मानव ने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल ले लीजिए, शाहजहाँ का। ठीक है जी। उसके बाद यदि आप नीचे आएंगे तो मानव, ठीक है, अब मानव खुद में भी एक घटक है पर्यावरण का। ठीक, देखिए एक व्यक्ति, ठीक है, मानव के अंतर्गत परिवार है, समुदाय है, धर्म है, ये सब मानव द्वारा ही निर्मित है। शैक्षिक, ठीक है, वातावरण, विद्यालय का ले लीजिए, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक स्थिति, ठीक है, जो भौगोलिक स्थितियों में बांटा गया है कि एक राज्य की सीमा ये होगी और दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा ये होगी, ये भी मानव ने ही बांटा है ना। तो ये सारे पर्यावरण के घटक हैं, ये तो आपने देख लिए आपने पर्यावरण के घटक, है ना। इसको देखो, पर्यावरण को हम कई तरीक़ों से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रकार हुआ। अब यहाँ देखिए पर्यावरण का एक प्रकार का और घटक दे रखा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगर आप प्राकृतिक पर्यावरण में देखते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपको 2 प्रकार के घटक मिलते हैं। ठीक है, एक तो मिलती हैं आपको जीवीय, कलर चेंज कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक जीवीय घटक, ठीक है, जिसे आप अंग्रेजी में बायोटिक बोल देते हैं, और अजीवीय घटक यानी अबायोटिक, है ना। जीवीय अर्थात जो सजीव प्राणी होते हैं, ठीक है, सजीव प्राणियों का संसार, जिसमें देखिए सजीव प्राणियों में आपके पादप आ जाएंगे, पादप अर्थात पेड़ पौधे, ठीक है, और सभी जंतु आ जाएंगे, जंतु अर्थात सभी जानवर हो गए, जिसमें पशु पक्षी सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, जो सजीव है, जो सांस लेते हैं, इस हिसाब से। उसके पश्चात अजीवीय, ठीक है, अबायोटिक,
है ना। इसमें आएंगे आपके निर्जीव पदार्थ, ठीक है, जैसे स्थल, ठीक है, जल, ठीक है, पहाड़, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं हम पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। जो अभी हम घटक पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव, ठीक है, उसी को कंपाइल करके इन्होंने डेफिनेशन बना दी है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल पॉइंट है, पता होना चाहिए। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, जैसे कि हम चर्चा करके आ रहे हैं पीछे भी, है ना। अब देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। ये रहा जीवीय और अजीवीय, ठीक है, ये दोनों अभी चर्चा कर चुके हैं हम। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए यहाँ देख लेते हैं पहले, फिर उधर जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। जैसे कि हमने देखा, मानव निर्मित में आप इमारतें देखते हैं, पार्क देखते हैं, पुल देखते हैं, सड़क देखते हैं, स्मारक देखते हैं, ये सब आ जाएंगे आपके मानव निर्मित में। और स्वयं मानव ने जो बनाए हैं, ठीक है, स्वयं मानव जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक वातावरण या आर्थिक या राजनीतिक स्थिति, ये भी सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये मानवीय पर्यावरण हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है जी। ये तो हो गया ये, ठीक। अब देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है और भविष्य में भी बनेगा, ठीक है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। पर्यावरण आप सभी लोगों को पता है, ये अंग्रेजी का एक शब्द है एनवायरमेंट, ठीक है, उससे बना है, ठीक। अंग्रेजी का अगर आप एनवायरमेंट को लिखेंगे तो जस्ट 1 सेकेंड, ENVIRONMENT, ठीक है जी, एनवायरमेंट, ठीक। तो ये जो अंग्रेजी का ये शब्द है ना, इसकी जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द से हुई है, ठीक है। और फ्रेंच शब्द कौन सा है यहाँ पे? एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच शब्द याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो एनवायरमेंट है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आपको फ्रेंच ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और फ्रेंच का कौन सा शब्द है? एनवायरोनेर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आशा है चीज़ समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे, देखिए अभी हम घटक देख के आए हैं, ठीक है, तो एक एक घटक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे और देखने का प्रयास करेंगे किस घटक में क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक। सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण यानी जिसमें देखिए भूमि है, जल है, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसी में ही आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है, जिस पर सभी जीवित प्राणी रहते हैं, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि जल में तो रह नहीं सकते। जलमंडल आधे से ज़्यादा समुद्र है, समुद्र में कोई नहीं विचरण, ठीक है, रहता है, ठीक है जी। आगे देखेंगे, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। कभी कभार महासागर की सतह पर भी यह आकृतियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है जी। पहाड़ मिलेंगे ना, पठार भी मिलते हैं, ठीक है, ये समुद्र के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कुछ ऐसे उदाहरण जो कि समुद्र के अंदर हों, ठीक है, जैसे पठार हो गया, पहाड़ हो गया, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जब हम क्लास 6 का पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कुछ कुछ, अगर आप लोग को याद हो तो ज़रूर बताइएगा। आगे चलेंगे, स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक है, खनिज भंडार भी इसमें मिलते हैं काफ़ी खनिज, ठीक है, लोह अयस्क वगैरह, ठीक है, कोयला बोल सकते हैं। यहाँ देखो एक पिक्चर दी हुई है उन्होंने, ठीक है, यहाँ देखिए जलमंडल,
ये जैव मंडल, ये तो सबका मिला जुला रूप है ना, वायुमंडल, स्थल मंडल, ठीक। और इन तीनों का ही मिला जुला रूप क्या है, जैव मंडल, जहाँ पे जीवन उत्पन्न है। देखिए जीवन के लिए स्थल चाहिए जहाँ पे आप रह सकें, जल चाहिए, ठीक है, और वायु भी चाहिए आपको, ठीक, और वहीं जीवन हो जाएगा फिर, और जीवन जहाँ है वहाँ जैव मंडल है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर लेते हैं अपने स्क्रीन पर। ओके, चलिए, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, है ना। हमारे एनवायरनमेंट में जो चारों ओर वायु फैली हुई है, जो हमें नज़र तो नहीं आती है, लेकिन आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में ही है सब, ठीक, और वो वायुमंडल का निर्माण करती है। ज़रूरी नहीं है ये 2 गैस ही हैं, है ना, और भी गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एर्गन है, ऑक्सीजन है, और भी गैसेस है ना। पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं, क्लास 6 वाली, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलेंगे। जैवमंडल और रह गया है, जैवमंडल देख लेते हैं। बाकी उदाहरण के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझा तो मैंने ऑलरेडी दिया है, बाकी देख लेते हैं एक बार। पादप अर्थात पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। समझ में आया? जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ठीक है, तीनों का ही अंतःक्रिया हो, तीनों ही एक जगह पे विद्यमान हो, ठीक है, वहाँ आपका जैवमंडल होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार डेफिनेशन आ जाती है, ठीक। एक चीज़ हुई है, और एक चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, पारितंत्र, जिसे शायद इंग्लिश में जहाँ तक मेरी नॉलेज है इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। ठीक, फिलहाल देखते हैं आगे। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये डेफिनेशन दे दी जाती है पारितंत्र की, इकोसिस्टम की। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है ना। इन सब का अलग अलग एक इकोसिस्टम पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है वस्तु विनिमय पद्धति अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तो मुद्रा आ गई है। आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं, मनी का प्रयोग करते हैं। आपको कोई सामान लेना होता है, दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान ले लेते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में पैसे नहीं होते थे और आप वस्तुओं के माध्यम से ही आप वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हुए एक वस्तु आप लेते थे, ठीक, और दूसरे को दूसरी वस्तु देते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, यदि आपके पास चावल है, ठीक है, यदि आपके पास चावल है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के पास दाल है, आपको दाल की नीड है, आप क्या करोगे? जिसके पास दाल है उसे थोड़ा सा चावल दे दोगे, उससे दाल ले लोगे, ठीक, और जिसके पास दाल है ना, अनाज के रूप में दाल है, उसे चावल चाहिए भाई, ठीक, अब वो क्या करेगा? थोड़ी सी दाल जिसके पास चावल है उन्हें दे देगा,
और इनसे थोड़े से चावल ले लेगा। ठीक है, लेकिन इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास चावल है और जिससे इसको दाल लेनी है उसको ये नीड हो कि उससे भी चावल ही चाहिए। ठीक है जी, समझे इस बात को, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ इसी उदाहरण के माध्यम से अगर हम देखें, ठीक है, चावल वाले को दाल चाहिए, इसके पास दाल है दूसरे व्यक्ति के पास, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसके पास दाल है उसे चावल ही चाहिए हो सकता है उसे कुछ और चाहिए हो भाई, है ना, उसे आटा चाहिए हो, है ना, यानी गेहूँ चाहिए हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी यही रही है, ज़रूरी नहीं है कि भाई दोनों के जो विचार हैं या आवश्यकताएं हैं वो मेल खाएं। ठीक है, लेकिन जब मुद्रा का विकास हो गया, पैसे का विकास हो गया, तो उसके पश्चात ये कमी दूर हो गई। अब आपके पास पैसा है, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है जी, दाल खरीदिए, चावल खरीदिए, गेहूँ खरीदिए, आटा खरीदिए, कुछ भी खरीदिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी खोज मानव ने मुद्रा की है भाई। ठीक है, तो मानना पड़ेगा, अच्छी चीज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल किया जाए तो। ठीक है, चलिए, बहरहाल वस्तु विनिमय पद्धति उस समय काफ़ी प्रचलित रही, पुराने समय में, है ना। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, डेफिनेशन बताना भूल गया था इसलिए मैंने बता दी है। बाकी उदाहरण के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आशा चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, मानवीय पर्यावरण। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पहिए का आविष्कार कब हुआ। जिसने हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं, शायद आई थिंक पहले ही चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, या उत्तर पाषाण काल, है ना, जो भी है इसका उत्तर वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, या आरंभिक आधुनिक काल, है ना। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। ठीक है, समय के साथ वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, है ना। जनरल चीज़ें दी गई हैं लेकिन थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ पढ़ी आपको, है ना, बताइए आपको। ठीक है, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, अर्थात फास्ट, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है ना। मानव को पर्यावरण के साथ समझता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, है ना। ये संतुलन और इसको बरकरार रखना चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। हम इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक, डेली जो आप देखना सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि फला देश का जो टेम्परेचर है, आपको पता है कई देशों का भी जो तापमान है वो 40 डिग्री से अबाव चला गया है काफ़ी। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस तक, वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो सोच सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हाल होगा, है ना। अभी आप जब वर्तमान में वीडियो बनाई जा रही है, इस समय भी देखिए अभी कितना बुरा हाल है ना। तो इसका एक ही इलाज है, कार्बन उत्सर्जन का कम करना। ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन कैसे कम होगा? कोयले का प्रयोग कम करना। मैं ये नहीं कहता कोयला का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन ना के बराबर करो, जितनी नीड हो उतनी करो, और कोयले का ऑल्टरनेटिव ढूंढो। ठीक है, इससे बड़ा नुकसान होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कई लोग तो काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। ठीक है, किसी व्यक्तिगत भाव से कोई इसका लेना देना नहीं है ना। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है ना, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ है आपका एसी। ठीक है, जिसे आप एयर कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत लोग डिमांड करते हैं और चाहिए भी होती है, नीड भी होती है, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है। लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एसी के प्रयोग से ही हमारे जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है।
आप लोग गर्मी से बचने के लिए एसी का प्रयोग कर रहे हैं ना, लेकिन आने वाले समय में एसी का प्रयोग भी गर्मी से राहत नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो आपको और लो करना पड़ेगा, हमारा जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो और इंक्रीज़ होगा, और आने वाले समय में ऐसे इंक्रीज़ होता रहेगा और पृथ्वी को नुकसान होता रहेगा, और यहाँ पर धीरे धीरे जो है जीवन समाप्त हो जाएगा अगर यही हालात रहे। ठीक है, ये 1-2 सालों में नहीं होगा, लेकिन बहुत सालों में होगा, लेकिन ज़रूर होगा अगर जल्दी इस पर काम ना किया गया तो। ठीक है, ये कुछ फैक्ट था, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो आप इसको अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। जब जो जिस चीज़ की नीड हो उतने प्रयोग करें, वरना बंद कर दें उस चीज़ को, है ना, और कम प्रयोग कीजिए, मैं तो यही कहूँगा इससे, है ना। चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को रखने का उद्देश्य ये है चैप्टर्स में, ताकि कोई क्वेश्चंस आपका छूटने ना पाए। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यहाँ जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर के, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। हो सकता है भाई एग्जामिनर के पास कम टाइम हो, जैसे हम लोगों के पास होता है, पढ़ने का बहुत कम टाइम होता है ना, बहुत सारा पढ़ना होता है। हो सकता है एग्जामिनर के पास भी कम टाइम हो क्वेश्चन बनाने का, और फटाफट वो इनसे उठा ले, है ना, कुड भी पॉसिबल। और कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। और चूंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, तो उनको स्किप करना बेवकूफ़ी होगी, है ना, हमको उसको करते चलना है। एमसीक्यू बेस दिए हैं, हो सकता है डायरेक्ट यहीं से उठा ले एग्जामिनर, है ना, तो इन सबको हमें करते चलना है, चाहे सही गलत हो। चाहे देखिए, सही गलत को भी एमसीक्यू फॉर्म में बनाया जा सकता है, और खाली स्थान वाले क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू फॉर्म में इजीली डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो एनसीईआरटी हमें खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्यों स्किप करें, है ना, उसको हम लेके चलेंगे साथ में। चलिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, सही उत्तर चिन्हित करना है हमें यहाँ। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। पूछा है प्राकृतिक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहली चीज़, प्राकृतिक यानी नेचुरल, है ना, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका मरुस्थल, दूसरा है ताल, तीसरा है वन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका देखिए, जो सही उत्तर है ना वो है ताल, हाईलाइटेड है, देख सकते हैं आप। मरुस्थल क्यों नहीं है भाई, ये नेचुरल है। ठीक है, वन क्यों नहीं है, नेचुरल है। ठीक, लेकिन जो ताल है वो मैनमेड है, ठीक है, मानव निर्मित है, इसलिए प्राकृतिक पारितंत्र ये नहीं है। ठीक है जी, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके स्थल, धर्म, समुदाय। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका स्थल। ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, मानवीय पर्यावरण में हमने धर्म पढ़ा है, ठीक है, समुदाय पढ़ा है, शैक्षिक परिस्थिति पढ़ा है, आर्थिक पढ़ा है, राजनीतिक स्थिति पढ़ा है, समुदाय पढ़ा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ के आए, परिवार पढ़ा है, व्यक्ति पढ़ा है, सब पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, वो सब मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। ठीक, लेकिन स्थल क्या है, स्थल तो आपका प्राकृतिक में आ गया, है ना, स्थल मंडल पढ़ के आए ना, ध्यान है। ठीक आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। अब पूछ लिया मानव निर्मित कौन सा है, सीधा। ठीक है, मानव के द्वारा कौन सा बनाया गया है। क्या पहाड़ मानव के द्वारा बनाए गए हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है समुद्र, क्या समुद्र मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है सड़क, क्या सड़क मानव द्वारा बनाई गई है। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, सड़क आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये मानव निर्मित है। कई बार हम वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो वर्ड को में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, क्या नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए। पहला ऑप्शन है आपका पादप वृद्धि, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, यह हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है क्या। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, जब पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होगी, क्या ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए खतरा है। तीसरा ऑप्शन है फसल वृद्धि, क्या हम जब अधिक से अधिक फसल लगाएंगे तब वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। क्या है पर्यावरण के लिए खतरा यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल सही, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी और पता भी होगा शायद कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे आ चुका है, और चाइना जो है नंबर 2 पे हो गया है। ठीक है जी, इंडिया टॉप पर है इस समय पॉपुलेशन के मामले में, और कहा यह जा रहा है आने वाले 10-20 सालों में और भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर, ठीक है, जो कि न्यूज़ में ये नहीं दिखाया जाएगा आपको, ठीक है, कहीं नहीं बताया जाएगा, आने
वाले 10 से 20 सालों में क्या होने वाला है। बहुत भयंकर भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या होने वाली है इन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और आती भी रहेंगी, और उसका मेन कारण होगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आने वाले समय में अगर इस पर लगाम नहीं लगी या फिर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो, या फिर कानून नहीं बना इस पर, तो आने वाले समय में और भी घातक परिणाम हमारे देश को देखने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आप समझदार हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। एक्चुअली मिलान का प्रश्न है ये। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये थोड़ा बड़ा है आखिरी वाला, इसको फिट कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा विजिबल होगा इजीली। ठीक है, चलिए अपने हाइलाइटर को लेते हैं हम इधर। ओके, डन। चलिए देखिए, यहाँ पे 4 पॉइंट है लेकिन यहाँ पे 6 पॉइंट है दूसरी साइड, है ना, तो दिमाग लगा के मिलान करना है। मैंने मिलाया हुआ है करेक्ट आंसर के साथ। पहला है आपका जैवमंडल इस साइड, और दूसरा है वायुमंडल, और तीसरा है जलमंडल, और चौथा है पर्यावरण। ठीक है, 4 ऑप्शन इस साइड हैं और इस साइड 6 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, और दूसरा है आपका जलीय क्षेत्र, तीसरा है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा है आपका हमारे आसपास का क्षेत्र, पांचवा है वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, और छठा ऑप्शन है आपका जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। अब आप सोच रहे होंगे सर दिख तो रहा है, आप बोल क्यों रहे हैं। देखिए, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि साइटेड नहीं हैं। ठीक है, जिन्हें आप विशेष छात्र की कैटेगरी में डालते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना मेरा एक उद्देश्य है। स्पेशली मैं कहूँ तो उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो मेरा चैनल का ये भी उद्देश्य है कि मैं सभी को समावेशित करते हुए एक साथ लेके चलूँ। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्रसारित कर सकूँ उतना हो सके, उतना ठीक हो सके, है ना। तो इसलिए मैं ऑप्शंस बोलता हूँ ताकि वो भी सुनकर अपना जो है इंटेलेक्ट लगा सकें, दिमाग लगा सकें कि कौन से प्रश्न का कैसे उत्तर मिलान करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम आप भी बनाए रखिए। थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आशा है आप भी थोड़ा सा उनकी शिक्षा को लेकर के प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए, तो पहले का सही उत्तर है आपका जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल मैंने आपको बताया था। जैवमंडल एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है जी। दूसरा है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में क्या आएगा, वायुमंडल मिलेगा आपका इससे पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। ठीक, तीसरा है आपका जलमंडल। जलमंडल यानी जलीय क्षेत्र। ठीक है जी। चौथा है आपका पर्यावरण। पर्यावरण यानी हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बच गए हैं, है ना। एक आपका बच गया है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इस टाइप का तो कोई पॉइंट पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला है आपका एक जो बच गया है जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। ये हमने पढ़ा है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध को क्या कहते हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा इसके उत्तर का। 2-3 प्रश्न पूछे हैं, ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो चुका है, कक्षा 7 का NCERT का भूगोल का पाठ 1। ठीक है, तो आशा है आपको चीज़ पसंद आ रही होगी, हमारी जो पहल है वो अच्छी लग रही होगी। बाकी आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ठीक है, इसी प्रकार आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। क्लास 7 की, क्लास 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस क्लास 7 प्रारंभ कर चुके हैं, और इसके पश्चात हम क्लास 8 भी देखेंगे। ठीक है, और ये इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के चलाई गई है कि NCERT का जो बेस है हमारा GK और GS को लेकर के, उसे हम मजबूत कर सकें और बेहतर बना सकें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो आधार है वो NCERT होता ही होता है, वहाँ से क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं, है ना। तो अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे कहीं से भी आप पढ़ें, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे और चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।